नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि में हम ष्टुत्व, ष्टुत्व, जश्त्व और चर्त्व संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इसी का अगला रूप अर्थात अनुस्वार अनुनासिक संधि के बारे में पढ़ेंगे। अनुनासिक संधि, देखिए, जब से हमने व्यंजन संधि शुरू की है तब से बहुत ही टुकड़ों में उसको विभाजित करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी हम उसी प्रकार से इस संधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपने जश्त्व संधि को नहीं पढ़ा है, तो पहले उसको पढ़िएगा, उसके बाद में ही ये संधि समझ में आएगी। यदि जश्त्व को नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जश्त्व संधि पढ़ लेनी चाहिए। चलिए आइए अब बात करते हैं अनुनासिक संधि के बारे में। अनुनासिक संधि के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जैसे चर्त्व पढ़ी या जश्त्व पढ़ी तो उसमें एक चीज़ पढ़ी, आपने अगर नोटिस किया हो तो, और उसी हिसाब से इस संधि को भी हम पढ़ेंगे। इसके लिए जैसे जश्त्व पढ़ी या चर्त्व पढ़ी तो हमने इसके हिसाब जो पढ़ी है उसे कुछ अलग तरीके से, सबसे पहले तो क्या होगा, फिर किसे होगा, और फिर एक प्रश्न है कब होगा। इन तीन प्रश्नों के जवाब यदि हमें मिल जाते हैं तो हमारी संधि कंप्लीट। जश्त्व में भी हमने ऐसे ही किया था और चर्त्व में भी ऐसे ही किया था। वो तीन प्रश्न कौन से हैं, कैसे पूछने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अनुनासिक संधि के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनुनासिक होता क्या है, अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक वर्ण अर्थात पंचम वर्ण। अनुनासिक वर्ण का मतलब क्या होता है? पंचम वर्ण। अब देखिए, व्यंजनों में हमने पढ़े थे, व्यंजनों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया था, विभाजित किया था, और उसमें हमने पढ़े थे स्पर्श, ऐसे व्यंजन जिसको बोलते हैं स्पर्श होता है, अर्थात वर्गीय व्यंजन। और इन वर्गीय व्यंजनों के समस्त वर्गों के जो पांचवें वर्ण हैं, समस्त वर्गों के जो पांचवें वर्ण हैं उन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये सारे वर्ग लिखे हुए आपके सामने, और ये जो है ग, य, ण, न, म, ये वर्गों के पांचवें वर्ण हैं। तो ऐसी संधि जिसमें वर्ग का पंचम वर्ण हो जाना, उसी को हम कहते हैं अनुनासिक संधि। अब अभी मैंने आपको तीन प्रश्न बताए। क्या होगा, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या था? क्या होगा। क्या होगा मतलब वर्ण जो है वो किस में बदलेगा। तो इसके लिए पहले ही हमारा जवाब हमें मिल चुका है कि वर्गों का पंचम वर्ण होगा। अनुनासिक संधि का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि क्या होगा। तो सबसे पहला प्रश्न का जवाब क्या है? अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अनुनासिक वर्ण अर्थात वर्गों के पंचम वर्ण हो जाते हैं। ऐसी संधि जिसमें वर्गों का पंचम वर्ण होगा तो उसे हम अनुनासिक संधि के नाम से जानते हैं। अब दूसरा प्रश्न, किसे होगा, मतलब ये वर्गों का पंचम वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है जो पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा, यह हमारा दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न का जवाब हम देखते हैं। ये देखिए, यदि पूर्व वर्ण अर्थात प्लस के आगे ये शब्द है और यहाँ वाला जो वर्ण है अंतिम वर्ण, इसे हम कहते हैं पूर्व वर्ण। यदि पूर्व वर्ण जो है, पूर्व वर्ण में यदि इनमें से कोई भी वर्ण हो, अर्थात वर्गीय व्यंजनों में से कोई भी वर्ण, क, ख, ग, घ, ग, ये क वर्ग आ गया पूरा। फिर ऐसे ही बात करें तो चवर्ग की, टवर्ग की, तवर्ग और पवर्ग, इन वर्गीय व्यंजनों में से अर्थात इन 25 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो उनको पंचम वर्ण हो जाता है। अब ये पंचम वर्ण होगा, ये बात समझ में आ गई, लेकिन किसके स्थान पर कौन सा वर्ण होगा? तो देखिए, क वर्ग में से कोई भी वर्ण हो तो उसका क वर्ग का ही पंचम वर्ण अर्थात ग हो जाता है। यदि हम च वर्ग की बात करें तो च वर्ग में से कोई भी वर्ण हो, च, छ, ज, झ, ञ, तो उसको च वर्ग का ही पंचम वर्ण, अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण अर्थात य हो जाता है। ट वर्ग की बात करें तो ण होगा, त वर्ग की बात करें तो न, और प वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो क्या है? म, तो उसको म हो जाता है। क्या होगा?
पंचम वर्ण होगा, पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न कि किसे होगा अर्थात इन वर्णों को होता है। वैसे इसका वास्तविकता में सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा, और उसमें लिखा हुआ है कि ह को छोड़ करके अन्य सभी व्यंजन। हालांकि ह को छोड़ दे तो इसके अलावा अंतस्थ अर्थात य व र ल ये वर्ण भी आते हैं और तीनों शकार भी आते हैं, श श और स। इन 7 वर्णों को क्यों छोड़ा? क्योंकि इनका पंचम वर्ण अर्थात अनुनासिक वर्ण नहीं होता है, इसलिए हम, और ज़्यादातर आपको पुस्तकों में यही चीज़ देखने को मिलती है कि ये 25 वर्ण हैं, इनको ही पंचम वर्ण हो जाता है। अब हमारे सामने हमारा तीसरा सवाल, कब होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी तब होगा। तो देखिए इसके लिए आगे तो हमने वर्ण पढ़ लिए कि क से लेकर के म तक कोई भी वर्ण हो तो इनको अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण होगा। अर्थात क वर्ग है तो ग होगा, च वर्ग है तो य होगा, ट वर्ग है तो ण होगा, त वर्ग है तो न होगा और प वर्ग है तो म होता है। कब होगा? तो कब होगा तो इसके लिए पीछे वाली कंडीशन, अर्थात पर वर्ण क्या होगा? पर वर्ण अर्थात प्लस के ठीक पीछे कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण होगा तब ये संधि होगी। तो इसके लिए यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्गों का कोई ना कोई पंचम वर्ण ही होगा, यहाँ पर वर्गों का पंचम वर्ण ही होगा। तो देखिए इसको हम इसके माध्यम से समझते हैं। पूर्व वर्ण में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग या पवर्ग है और ठीक इसके बाद में प्लस के बाद अनुनासिक वर्ण है अर्थात ग, य, ण, न, म, इन 5 में से कोई भी वर्ण है तो कवर्ग जो है वो अपने ही वर्ग के अगर ये स्थिति है अर्थात 5 वर्गीय व्यंजन, 5 वर्गों के 25 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो और इसके ठीक बाद में इनमें से कोई भी वर्ण हो तो क वर्ग को ङ हो जाता है, च वर्ग को य हो जाता है, ट वर्ग को ण, त वर्ग को न और प वर्ग को म आदेश हो जाता है। ध्यान रहे आपको यहाँ वाला वर्ण जो है पीछे अनुनासिक, इन 5 वर्णों में से कोई ना कोई एक वर्ण होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे जो हम परिवर्तन करेंगे वो इन्हीं का, अर्थात क वर्ग है। सपोज हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो आगे ग है और पीछे आ गया म, तो यहाँ जो है ये ग म में नहीं बदलेगा, ये जो ग है ये अपने ही वर्ग के अर्थात ये ग जो है वो ग में बदल जाता है, क्योंकि ये क वर्ग है, क वर्ग का वर्ण है और क वर्ग अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ एक लाइन के माध्यम से, क्योंकि यहाँ एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, क्या है? पर वर्ण में अर्थात बाद वाले वर्ण में यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो ये संधि होती है, ये हम इस नियम में पूरे में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और लिखी हुई है, किंतु विकल्प से होगा। अब ये विकल्प क्या है, विकल्प से होने का तात्पर्य क्या है? तो इसके लिए एक बार फिर से मैं आपको जष्ट संधि की ओर लेकर के चलता हूँ। जष्ट संधि, जष्ट संधि में हमने 2 पार्ट पढ़े थे, पदांत और अपदांत। जब हमने पदांत पढ़ी थी तो पदांत में ध्यान रखिएगा हमने वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण, ये चारों वर्ण वहाँ आ रहे थे, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण। और ठीक इनके बाद में यहाँ कोई भी अर्थात पर वर्ण जो है वो कोई भी स्वर या व्यंजन, मैं पदांत की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो ये वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाते थे। अब देखिए यहाँ भी कुछ कंडीशन सेम लग रही है। सेम कैसे हैं कि अनुनासिक वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। कब बदलेगा? पदांत होने पर, अर्थात कहीं ना कहीं ये आपस में मिलती जुलती संधि है, इसलिए विकल्प से होगा। विकल्प से का मतलब है आपकी इच्छा है तो ये संधि करिए और अगर इच्छा नहीं है तो आप जष्ट संधि भी कर सकते हैं। पदांत, क्योंकि सारे नियम जो है वो लगभग मिलते जुलते हैं। विकल्प के अभाव में यथाप्राप्त जष्ट संधि होगी। यदि जष्ट संधि होती है, हालांकि पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण होगा तो शायद संधि जष्ट संधि नहीं होती, क्योंकि हमने हमारे सूत्र में वो था ही नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, पहचान, इस संधि की पहचान हमें कैसे होगी कि ये संधि इसमें है। अगर मान लो संधि युक्त कोई वर्ण पद आ जाए तो वहाँ हम कैसे पहचानेंगे कि ये संधि जो है वो अनुनासिक संधि है या नहीं है? तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी पहचान है। देखिए ये जो वर्ग थे
कोई भी वर्ग हो और इन वर्गों के ये जो वर्ग हैं इन वर्गों में से कोई भी अगर वर्ग हो तो उसको पांचवा वर्ण हो जाता है। और बाद वाली कंडीशन भी यही है कि पांचवा वर्ण होगा, अर्थात दो पंचम वर्ण साथ में आएंगे, दो पंचम वर्ण साथ में आएंगे। हालांकि संस्कृत के अंदर और भी ऐसी संधि है जिसमें दो पंचम वर्ण साथ में आते हैं, लेकिन वो संधि हायर लेवल पे हम पढ़ेंगे उसको, तो यहाँ 10वीं तक या रीड लेवल तक हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में हमारे लिए पहचान का बहुत ही अच्छा माध्यम हमें मिल चुका है कि पहचान दो अनुनासिक वर्ण साथ में आना। जब दो अनुनासिक वर्ण साथ में होंगे तब हमें इसकी पहचान हो जाती है कि यहाँ पंसी संधि होगी, अनुनासिक संधि होगी। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं इसको। एतद प्लस मुरारी, एतद प्लस मुरारी, तो क्या बनेगा? एतन मुरारी। त को न आदेश हो गया, त थ द ध न हो गया, तो इसके हिसाब से ये क्या बना? एतन मुरारी। और यदि ये नहीं करेंगे तो द को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा जश्न संधि के अनुसार, तो क्या बनेगा? एतद मुरारी। वैसे ही दूसरा देखते हैं, प्राक प्लस मुखः, तो क्या बनेगा? क को ग आदेश हो गया तो प्रांग मुखः बना, और अगर क को ग नहीं हुआ तो तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, तो बनेगा प्राग मुखः। फिर देखते हैं आगे, षट प्लस मुखः, ट को न हुआ तो बनेगा षण्मुखः, और यदि जश्न संधि के अनुसार देखें तो षड्मुखः। दिक् प्लस नागः, दिंग नागः, ये अनुनासिक संधि के अनुसार, और दिक् नाथः, सॉरी दिक् नाथः नहीं है, ये नागः है, पीछे वाले वर्ण में कुछ गड़बड़ है, ये होगा दिग्नागः। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? जश्न संधि हो जाती है। आगे बात करते हैं, तत् प्लस मित्रम, तन्मित्रम, और जश्न के अनुसार तद्मित्रम। षट प्लस मासाः, षड्मासाः, ये तो बनेगी जश्न संधि, और षण्मासाः क्या कौन सी संधि बनेगी? षण्मासाः, ये पंचम वर्ण हो गया। सद प्लस मतिः, सन्मतिः, और सदमतिः, ये जश्न संधि के अनुसार। एतद प्लस मुरारिः, एतन मुरारिः, ये तो हो गई अनुनासिक संधि, और एतद मुरारी बन गई जश्न संधि। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। अब देखिए ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं ना, इन सभी एग्जाम्पलों को अगर हम गौर से देखें तो देखो, ण और म, ग और न और म, ण और म, ये देखो सारे पंचम वर्ण डबल डबल आ रहे हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये संधि है वो कौन सी संधि है? ये अनुनासिक संधि है। तद प्लस न बराबर तन्नः, तन्न या तद्नः है तो जश्न संधि। अगर वाक प्लस महिमा तो वांग महिमा या वाग महिमा। अब यहाँ एक थोड़ा सा इस चीज़ को भी हमें समझना होगा कि पदांत न होने पर यदि ये संधि जो है वो पद के अंत में नहीं हो। देखिए यहाँ ये संधि, इसके जो प्रथम पूर्व वर्ण है ये हमेशा ही किस में आने चाहिए? पदांत में। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप अगर लिख रहे हो साथ में तो ये सारे वर्ण जो हैं ये पदांत में होने चाहिए। पदांत में होगी तभी तो जश्न संधि, पदांत जश्न संधि है उसको क्रॉस करेगी, उसको मैच करेगी। तो ये सारे वर्ण जो है वो पदांत में होने चाहिए। यहाँ भी अगर लिखा हुआ नहीं है, हाँ, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा पदांत। पदांत में यदि ये पांचों वर्गों के अर्थात 25 वर्णों में से कोई भी वर्ण है तभी ये संधि होगी। अब इसी की बात आती है अपदांत की, कि पदांत न होने पर यदि ये संधि जो है वो पद के अंत में, अर्थात यहाँ वाला जो वर्ण है वो पदांत नहीं है। पदांत क्या होता है ये मैं 2 संधियों के वीडियो में बता चुका हूँ। जश्न संधि में भी मैंने आपको बताया था, और जब हम स्वर संधि पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैं बता चुका हूँ। तो पदांत नहीं होने पर अर्थात पद के मध्य में होने पर अनुनासिक संधि नहीं होती है। जैसे ये देखो, बद्ध जो है वो एक प्रकार से धातु है, बद्ध धातु। तो धातु है, धातु का रूप जो है वो क्या होगा? वो पद माना जाता है, जबकि धातु कभी भी पद माना नहीं जाता। और यदि ये पद का अंत नहीं है, यदि ये पद का अंत नहीं है तो यहाँ संधि नहीं होगी। जैसे देखिए यहाँ त थ द ध, तवर का चौथा वर्ण है लेकिन उसके ठीक बाद में न है, तो
इसको भी त थ द ध न हो जाना चाहिए था, बन्नाती बनना चाहिए था, लेकिन बन्नाती रूप नहीं बनता है, इससे क्या बनेगा बदनाती। यत प्लस नह त को न होना चाहिए था, यन्नह बनना चाहिए था, जैसे तन्नह बना था, लेकिन यत्न ही रहेगा क्योंकि ये रूप जो है वो पदांत नहीं है। बस इस चीज़ में, इस पूरे वीडियो में आपको एक थोड़ा सा बस यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ मिस्टेक से पदांत नहीं लिखा गया है, तो ये जो पूर्व वर्ण होंगे वो पदांत में होंगे, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा आगे पदांत। और ये पूरा जो सूत्र है इसका, इस संधि का ये वाला सूत्र है, तो इसमें भी आगे पदांत लिख दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने मित्रों तक इसको शेयर भी करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।